दोस्तों स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक हुई और साथ ही अमेरिका की हुई इसमें गजब बेइज्जती। बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हैं, आइए बात करते हैं। Our top focus this hour is on Iran-US negotiations. A new round of talks over the West Asia war is all set to take place as Iranian negotiators and US Vice President J.D. Vance have arrived in Switzerland. The first day of talks between the United States and Iran have wrapped up in Switzerland. What we are now seeing is the stage being set for round one of the peace talks in Switzerland. J.D. Vance is to lead the US delegation in Iran talks. स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में अमेरिका ईरान पीस टॉक्स के दौरान जेडी वेंस ने एक ऐसी बात बोली जिसने भारत और पाकिस्तान सबके होश उड़ा दिए। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया। वहां मौजूद प्रधानमंत्री जो थे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, उनके सामने हल्का फुल्का मजाक करते हुए वेंस ने कहा कि जब से इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमारा स्वागत किया है, मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि मेरे लाइफ में दो बहुत जरूरी लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय जो है वो मेरी पत्नी है और जो पाकिस्तानी है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। ये सुनिए। Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. अब जेडी वेंस के लिए कोई नॉर्मल कहानी ही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं। जेडी वेंस आने वाले टाइम में ट्रंप के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगले उम्मीदवार हैं। उनका ऐसा कह देना बताता है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अमेरिका का होने वाला पोटेंशियल प्रेसिडेंट अगर भारत और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर रखता है तो ये पाकिस्तान के लिए बढ़िया बात हो सकती है, लेकिन भारत के लिए कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये भी जोड़ा कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने किसी भी दूसरे आदमी की तुलना में आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा बातचीत की है। अब कई सारे एक्सपर्ट्स इसके अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। इस मजाक के जरिए वेंस दरअसल अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और पाकिस्तान और कतर के निभाए गए मीडिएटर के रोल की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मुनीर को एक बढ़िया मिलिट्री कमांडर के साथ साथ एक इफेक्टिव डिप्लोमैट भी बताने की कोशिश की। अब मुनीर कितना इफेक्टिव है ये भाई साहब पीओके में पता चल ही रहा है। पाव के भाव वहां निर्दोष लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, लेकिन यहां बात मुनीर से ज्यादा जेडी वेंस की है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई टेंशन के बाद वेंस ने अपनी पर्सनल लाइफ का हवाला देकर माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ अमेरिका ईरान की बीच बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कहना कई सारे सवाल उठाता है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उनका ये कहने का मतलब क्या था। बोलो बोलो, टेल टेल। अब कई लोग इस बयान के पीछे अपने अपने लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि वेंस ने इस बयान को देकर उस बेइज्जती से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की है जहां अमेरिका को यूरोप के देशों टोटली इग्नोर किया। पहले ये वीडियो देखिए। समिट को जो है वो आगे बढ़ाएगा और उसकी सालसी के अंदर जो है वो ये सिलसिला आगे चलेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूं। जेडी वेंस की लीडरशिप में अमेरिकी डेलीगेशन ने मीटिंग रूम में सबसे पहले एंट्री की। ये काफी अजीब था क्योंकि जो साइड जो पक्ष खुद को मजबूत या हावी मानता है वो आमतौर पर सबसे आखिर में आता है। इसके कुछ ही देर बाद ईरानी डेलीगेशन भी वहां पहुंचा। उन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ग्रीट किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ट्रंप ने जो हाल ही में धमकियां दी हैं उसके कारण इस बातचीत से इनकार करते हैं। उन्होंने वेंस से मुलाकात तक नहीं की और अचानक वहां से चले गए। आसान भाषा में कहें तो पीस टॉक्स के अपने पहले राउंड में तो ये फेल हो गया मामला। इस कंडीशन से घबराए शरीफ ने तुरंत अपने बॉस यानी फील्ड मार्शल मुनीर से इंटरफेयर करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन मुनीर भी बेहद असहाय हेल्पलेस नजर आए। दूर से ये सब देख रहे वेंस उनके करीब आए और पूछा कि आखिर हुआ क्या। पूरी तरह सहमे हुए शरीफ और मुनीर ने माफी मांगते हुए पूरी कंडीशन समझाई। वेंस का एक्सप्रेशन उसके बाद देखने लायक था। अगर किसी और को भी शक हो रहा है तो वीडियो देख लो। शरीफ की आंखों में लिखा है ब्लंडर तो हो गया, मालिक को क्या जवाब देंगे। उसी बेइज्जती के बाद कई लोगों का कहना है कि ये एक कवर अप स्टोरी है जिसके नीचे कहानी को छुपाया जा रहा है। जेडी वेंस जिन्हें अपनी एग्रेसिव या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है, पूरे यूरोप पूरी दुनिया के सामने उनकी कड़क बेइज्जती हो गई। वेंस पहले यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी हेल्प के वोकल क्रिटिक रहे हैं। समिट के दौरान जब उन्होंने स्टेज से अमेरिकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने की बात उठाई तो कई यूरोपीय नेशंस और डिप्लोमेट्स ने उन्हें सीधे तौर पर इग्नोर किया। वहीं बातचीत के दौरान जब जेडी वेंस ने सिक्योरिटी और फाइनेंशियल बोझ को पूरी तरह यूरोप पर डालने की कोशिश की तो यूरोपीय संघ के एक सीनियर अधिकारी ने स्टेज से जी हां बेहद ठंडे और दो टूक शब्दों में कहा कि इंटरनेशनल ट्रीटीज और डिफेंस साझेदारियां चुनावी रैलियों के भाषणों से नहीं बल्कि कमिटमेंट से चलती हैं। इस तीखी बात के बाद वेंस के पास मुस्कुराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसे डिप्लोमेटिक हलकों में उनके लिए बड़ी अनकंफर्टेबल बात मानी गई। अब दोस्तों इस बेइज्जती की सबसे बड़ी वजह खुद ट्रंप
ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप की वर्किंग स्टाइल, उनके बिहेवियर और ग्लोबल लीडर्स के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमेशा से एक बड़े क्वेश्चन मार्क रहा है उस पर। अक्सर ट्रंप का बिहेवियर न केवल उनके पार्टनर्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल रहा है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की साख को भी इस चीज ने कमजोर किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ अभी रिसेंटली जो कांड हुआ, देखा नहीं आपने सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। ट्रंप ने दावा किया था कि मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांग रही थी। मेलोनी ने इसका कड़ा रिएक्शन देते हुए इस पर साफ बोला है कि ट्रंप का ये बयान पूरी तरह मनगढ़ंत है, ये आदमी बकवास कर रहा है। न तो मेलोनी कभी किसी के आगे झुकी है, न इटली कभी किसी के सामने झुकता है या भीख मांगता है। करवाली बेइज्जती। दरअसल ट्रंप अपने पार्टनर देशों के साथ बेहद बदतमीजी से पेश आते हैं। इसके उल्टा वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के पुतिन जैसे नेताओं के लिए बहुत नरम और फैन नजर आते हैं उनके। ट्रंप के पास चीन के खिलाफ दर्जनों बयान है, लेकिन पर्सनल लेवल पर वो शी जिनपिंग को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं। यही बात पुतिन के साथ भी है, जिन्हें वे एक मजबूत नेता मानते हैं, जबकि दोनों ही देश अमेरिका के पार्टनर देश नहीं हैं। वहीं ट्रंप की डील्स को भी देख लो। ट्रंप ने पहले एग्रेसिव रुख दिखाया, लेकिन बाद में घुटने टेक दिए। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि कैसे वो उन लोगों से हाथ मिलाना चाहते जिन्होंने अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया। अब आप जरा जापानी पीएम के साथ ट्रंप की मुलाकात देखिए। Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? जापानी पीएम किस तरह से ट्रंप के सामने अनकंफर्टेबल हुई, देखा ना आपने। ट्रंप ने पर्ल हार्बर जैसी सेंसिटिव बात कही, जिससे जापानी प्रधानमंत्री बेहद शर्मिंदा और असहज नजर आई। दरअसल पर्ल हार्बर अटैक 7 दिसंबर 1941 को जापानी नेवी द्वारा अमेरिका के हवाई द्वीप पर बने पर्ल हार्बर मिलिट्री अड्डे पर किया गया एक सरप्राइज अटैक था। जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। उसे डर था कि अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट उनके इस रास्ते में रुकावट बनेगी, इसलिए उसने अमेरिकी नौसेना को एक ही झटके में तबाह करने की प्लानिंग बनाई। इस हमले में अमेरिका के कई सबमरीन्स और लड़ाकू विमान खत्म हो गए और लगभग 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस हमले से पहले तक अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट के ठीक अगले दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की और ऑफिशियली इस युद्ध में कूद पड़ा। ट्रंप का यह रवैया अमेरिका के उन पुराने पार्टनर्स को भी उनसे दूर कर रहा है जिन्होंने अफगानिस्तान और बाकी वॉर में अमेरिका का साथ दिया था। ट्रंप का म्यूजिकल चेयर्स वाला बिहेवियर और आई एम द बॉस का जो घमंड है, वो दुनिया के बाकी नेताओं को लगातार अमेरिका से दूर कर रहा है। जेडी वेंस इसी फैले हुए रायते को समेटते जाते हैं तो नया रायता फैला देता है ये भाई अपना ट्रंप। सोचिए, जब ये बातचीत चल रही थी उसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा और ईरान को इनफैक्ट सीधी धमकी दे डाली कि अगर ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्ला को नहीं रोका तो अमेरिका ईरान पर बहुत भीषण हमला करेगा। कोई सेंस है इस बात की? मतलब देखो, ट्रंप की इस एग्रेसिव स्टेटमेंट की वजह से स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत खटाई में पड़ गई। ईरानी डेलीगेशन ट्रंप के मैसेज से नाराज होकर बैठक से वॉकआउट करके निकल लिए, जिससे वेंस की महीनों की डिप्लोमेटिक मेहनत और साख दांव पर लग गई। रिसेंटली जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान के साथ ये डील फेल हो जाती है तो क्या इसका दोष जेडी वेंस पर जाएगा, इस पर ट्रंप ने मजाकिया और थोड़े सीरियस लहजे में कहा कि ये आइडिया मुझे पसंद आया। अगर ये डील सफल रही तो क्रेडिट मैं लूंगा और अगर फेल हुई तो पूरा ठीक रहा जेडी वेंस पर फोड़ दूंगा। जाहिर सी बात है, जेडी वेंस के लिए ट्रंप ही सबसे बड़ी मुसीबत है। बात तो सही है। इन सब के बाद कतर और पाकिस्तान की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। यह बयान स्विट्जरलैंड के बुर्गनस्टॉक में हुई एक बड़ी बैठक के बाद जारी किया गया, जिसमें अमेरिका और ईरान ने भी हिस्सा लिया। कतर और पाकिस्तान इस बातचीत के मीडिएटर्स यानी बीच बचाव करने वाले देशों की भूमिका निभा रहे हैं। इस जॉइंट स्टेटमेंट के हिसाब से ये बातचीत बहुत पॉजिटिव रही है। आगे की बातचीत को जारी रखने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। समझौते के तहत एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो इस पूरी बातचीत और मीडिएशन की निगरानी करेगी। इसके तहत मेन पार्टी सीधे इस कमेटी को रिपोर्ट करेंगे और अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो न्यूक्लियर मुद्दों, सैंक्शंस, निगरानी और कंट्रोवर्सी सुलझाने पर ध्यान देंगे। अगले 60 दिनों के अंदर एक फाइनल डील पर पहुंचने का रोड मैप तैयार किया गया है। टेक्निकल लेवल की बातचीत तुरंत शुरू करने की बुनियाद भी रख दी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बड़ा फैसला हुआ कि सभी पार्टीज के बीच बातचीत का एक सीधा कम्युनिकेशन लाइन डेवलप किया गया है। इसका पर्पस है हॉर्मुज से गुजरने वाले ट्रेड जहाजों को सेफ पैसेज मिल सके और किसी भी तरह की गलतफहमी या अनहोनी से बचा जा सके। इसके अलावा लेबनान में मिलिट्री अभियानों को रोकने और समझौते को कायम रहने देने को बचाए रखने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्ट सेल बनाने पर भी सहमति बनी है। इसमें लेबनीज रिपब्लिक भी शामिल है और इस हफ्ते बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में टेक्निकल बातचीत जारी रहेगी। अब दोस्तों, इन दोनों ही देशों के लिए यह बातचीत सक्सेसफुल होना जरूरी है। कतर दुनिया के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है। उनका लगभग पूरा सी ट्रेड इसी रास्ते से होता है। अगर बातचीत नाकाम होती है तो इस इलाके में तनाव अगर बढ़ता है तो कतर के गैस एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान अपनी एनर्जी, खासकर तेल और गैस की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत निर्भर है जो इसी सी रूट से होकर गुजरती हैं। यहां तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसे संभालना पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि IMF से उसको पैकेज मिलने का रास्ता साफ हो गया और एक और चीज साफ हो गई कि भैया साफ साफ तरीके से जेडी वेंस की और अमेरिका की गजब बेइज्जती हुई है। बहुत ज्यादा आइसोलेटेड अमेरिका इस पूरे बैठक में जो फुटेजेस आई हैं उससे दिख रहा है कि बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप जिस तरह की बातें लिख रहे हैं उससे देखकर लग नहीं रहा है कि ये डील लंबा चलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो सो कॉल्ड डील हुई है ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है और आगे ये लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है दोनों देशों के बीच। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। वैसे हमारे नोपो चैनल पर भी जाना, हमारा लेटेस्ट वीडियो मैच फिक्सिंग पर एक सीरीज बना रहे हैं वीडियो की। पिछली वीडियो हमने बनाई थी हैंसी क्रोनी, साउथ अफ्रीका के जो कप्तान थे, मैच फिक्सिंग में फंसे थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके ऊपर एक अमेजिंग वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने पसंद की है। रिसेंट वीडियो जो हमने बनाई है आज
ही रिलीज हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर देखना। भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर जब मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगे थे तो उसके बाद क्या माहौल था देश में मैच फिक्सिंग को लेकर, क्रिकेट फैंस को लेकर, क्रिकेट को लेकर, उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, देखकर आपको मजा आएगा। और इसी सीरीज में एक जल्दी वीडियो आने वाली है हमारे नोपो चैनल पर, तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना हमारे इस नए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।